हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने नरेशन के बारे में बात की थी, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। आज हम उसी का पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, नरेशन का। इसमें जो हमने पिछले सेंटेंस में बात की थी असर्टिव यानी कि सिंपल सेंटेंस के बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, आज हम बात करेंगे सेंटेंस नंबर 2 यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस। तो प्रश्नवाचक सेंटेंस जो होते हैं, जो वाक्य प्रश्नवाचक के होते हैं, उन प्रश्नवाचक वाक्यों का किस प्रकार से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव, जिसका मैंने बताया था कि इसको प्रश्नवाचक कहते हैं, जहाँ इंटेरोगेटिव की बात आ जाती है, जहाँ प्रश्नवाचक वाक्य की बात आ जाती है, वहीं सेंटेंस 2 प्रकार से बनते हुए नजर आते हैं, यानी कि 2 प्रकार से बनते हैं। 2 प्रकार, वही 2 टाइप्स हो गए उसके। फर्स्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, सेकंड हो गया WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब से किस प्रकार से शुरू किया जाता है। तो बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले की। तो नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं HV से, कि हेल्पिंग वर्ब से किस प्रकार शुरू होता है। तो ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। यहाँ आप देखिए कि हमेशा जो सब्जेक्ट होता है, हम केवल एक रूल के माध्यम से, एक सूत्र के माध्यम से इसको पढ़ रहे हैं। वो कहता है कि कर्ता कभी नहीं बदलता। जो आरवी का जो सब्जेक्ट होता है, वो आरवी का सब्जेक्ट कभी नहीं बदलता। अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब है तो वो नहीं बदलेगी। अब फिर वही बात आ जाती है, आपको 3 चीज़ें मिल जाती है। एक मिल जाता है से, एक मिल जाता है सेज, एक मिल जाता है सैड। इन तीनों चीज़ों को, क्योंकि अब हम क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव, तो से जो है वो बदल जाता है आस्क में, सेज जो है वो बदल जाता है आस्क में, और सैड जो है वो बदल जाएगा आस्क्ड में। इस तरीके से आपको बदलना है। टू हटेगा ही इसके अंदर भी, और क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। सेम प्रोसेस है, सिर्फ बाहर के वाक्य में उसमें जो साधारण होता है, जो सिंपल या असर्टिव सेंटेंस होता है, उसमें से, सेड, ये टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल जाते हैं। लेकिन अब किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। ठीक है। नेक्स्ट, अब बारी आती है इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने की। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद जोड़ने वाला वर्ड लगाया जाता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब वाले हैं वो या तो जुड़ेंगे इफ से, या तो किससे जुड़ते हैं, इफ से, या जुड़ते हैं वेदर से। या तो इफ से जुड़ेंगे या वेदर से जुड़ेंगे। तो हमको याद रखना है कि हमें इफ ही लगाना है। ठीक है, आप इफ का ही यूज करो। अगर इफ नहीं मिलता है, ठीक है, अगर कोई बना बनाया आंसर है तो उसमें आपको इफ की जगह मिल जाएगा वेदर। इफ की जगह क्या मिल जाएगा, वेदर मिल जाएगा। इससे भी सेंटेंस जुड़ता है। अच्छा, इसके बाद अब आपको जो अंदर का सेंटेंस होगा, अब यहाँ थोड़ी सी आपको टेंस की नॉलेज होना जरूरी है। आप देखिए कि जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ठीक है, जो किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से, और उस वाले वाक्य को कैसा कहा जाता है, प्रश्नवाचक। एक नोट, एक बिंदु याद रखना होता है, एक बात याद रखनी होती है कि जो प्रश्न, जो डायरेक्ट का जो सेंटेंस है, अगर वो प्रश्नवाचक है तो जब उसे इनडायरेक्ट में बदला जाता है, जब उसे अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है, तो वही प्रश्नवाचक जो वाक्य है वो असर्टिव में बदल जाता है, वो साधारण बन जाता है। प्रश्नवाचक होने के बाद भी वो कैसा बन जाता है, साधारण बन जाता है। अब साधारण में प्रश्नवाचक में कितना अंतर है, तो देखिए, साधारण सेंटेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस HV प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस का रूल होता है नहीं होता। ठीक है। अच्छा, कोई भी टेंस, हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी, मैंने इसमें मेन वर्ब नहीं लिखी है, मैंने डायरेक्ट लिखा है। ठीक है। अब इसको प्रश्नवाचक बनाना है कि क्या करूं, तो इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आया जाता है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाती है, शुरू में, और सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब यहाँ और इसमें बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, और एक अंतर क्या आता है, क्या लग जाता है इसमें, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब देखिए, ये सिंपल है, असर्टिव सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक।
ठीक है, पहचान किससे हो रही है? प्रश्नवाचक चिन्ह से। लेकिन अंतर क्या है? अंतर है कि इसमें सब्जेक्ट पहले है और हेल्पिंग वर्ब बाद में, जबकि प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में, यानी उल्टा होता है। अगर मुझे इस प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य बनाना हो तो केवल मुझे दो चीजें बदलनी होंगी। केवल क्या करना होगा कि सब्जेक्ट आ जाएगा आपका एचवी की जगह और एचवी चली जाएगी आपकी सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट आ जाएगा पहले नंबर पर, एचवी आ जाएगी दूसरे नंबर पर। तो अपने आप ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? सिंपल। ठीक है, यानी कि हमें तो प्रश्न में क्या मिलेगा? एचवी प्लस सब्जेक्ट, लेकिन हमें उसे किस में बदल देना है? सब्जेक्ट प्लस एचवी में। ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक, सॉरी, ठीक है, और इस सेंटेंस को यही खत्म करना है। वाक्य में प्रश्नवाचक मिलेगा लेकिन हमें उसे हटाना है क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य किस में बदल गया है? साधारण में। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में और बात करते हैं। अब देखिए, यहां मैंने वही बात लिखी है जो मैंने अभी आपको समझाई थी कि जब दिया गया आरएस जो आपका अंदर का वाक्य है प्रश्नवाचक हो, प्रश्नवाचक का मतलब क्या हो? एचवी शुरू में हो और उसके बाद क्या हो? सब्जेक्ट हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे साधारण यानी कि सब्जेक्ट प्लस एचवी में बदल दिया जाता है। यानी जो एचवी प्लस सब्जेक्ट होगी उन दोनों का आपस में स्थान परिवर्तन कर देना है। इसी में आपका वाक्य अपने आप किस में बदल जाएगा? साधारण वाक्य में बदल जाएगा। तो इस सारी चीज को हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम्पल में किया जाता है, किस तरीके से एग्जाम्पल हल करने हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है डायरेक्ट का। एग्जाम्पल है कमल said to her, are you going to market with my sister? कमल said to her, are you going to market with my sister? तो ये हमारा एग्जाम्पल है। अब हम इसे, क्योंकि इसमें लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यानी कि मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो हम समझ गए कि ये प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा ये देखना है कि क्या ये WH वर्ड से शुरू है, तो नहीं, ये WH वर्ड से नहीं है। नहीं है तो समझ जाइए फिर किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। अब सवाल यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था कि आप क्रम से 1 बाय 1 करके पूछते जाइए, रखते जाइए, चेंज करते जाइए, आगे चलते जाइए। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि सब्जेक्ट कभी नहीं बदलता कमल का, कमल, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा डायरेक्ट का सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक है इसीलिए सैड किस में बदल जाएगा? आस्क में, राइट? क्या हटेगा? टू, और क्या लग जाएगा? हाथ। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ या वेदर दोनों में से एक जुड़ेगा। दोनों में से क्या लगेगा? एक। तो हम क्या लगा दें? इफ लगा दें। सिंपल सा है, ज़्यादा बड़ी मीनिंग भी नहीं है, गलत भी नहीं होगा। इफ लगा दिया हमने, ठीक है, लगा दिया इफ। अब क्या करें? अब वो कह रहा है कि इफ लगाने के बाद जब आप अंदर जाओगे, जैसे ही इफ लगाने के बाद आप यहाँ आगे जोड़ने के बाद, अच्छा, जैसे ही आपने अंदर कदम रखा तो ये जो आपको स्टार्टिंग में मिलेगी ये क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद जो मिलेगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट। आपको क्या करना है? दोनों का स्थान बदल देना है। यानी आप पहले क्या लेकर आओगे? सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के आप पहले सब्जेक्ट से पूछो। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू का पर्सन सेकंड, सेकंड पर्सन यानी SON/1 2 3। ठीक है, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन तो बाहर के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। बदलेगा नहीं बदलेगा? बाहर का ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, ठीक है। अब यू का नंबर नोट कर लो। मैंने क्या कहा था यू में कि अगर मेन वर्ब से पहले यू है तो वो पहले नंबर पे आता है, अगर मेन वर्ब के बाद यू है तो वो तीसरे नंबर पे आता है। तो ये पहले है कि बाद में? तो ये पहले है, ये मेन वर्ब है गोइंग, इससे पहले है ये, तो पहले नंबर का, यानी इसका यू का नंबर कौन सा हो गया? पहला। तो हर वाली लाइन में कौन से नंबर को देखोगे आप? पहले नंबर को। तो जब आप हर वाली लाइन में पहले नंबर को देखोगे तो आपको क्या मिलेगा वहां? सी। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहा है कि सब्जेक्ट तो आपने ले लिया, अब हेल्पिंग वर्ब बोलो। दूसरे को पहले पे ले लिया, अब पहले को दूसरे पे लो। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इजेमार। इजेमार किसमें बदलता है? वॉज वर्ब में। सी के साथ वॉज वर्ब में से वॉज। अब क्रम से चलिए, वॉज वर्ब के साथ भी गोइंग ही आता है, बिल्कुल गोइंग आता है। चौथी फॉर्म ही आएगी कहने का मतलब। अच्छा,
टू मार्केट बदलेगा, नहीं बदलेगा, वेद नहीं बदलता। अब क्या आ गया, माई का पर्सन फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, कमल। सब्जेक्ट कौन है, कमल। स्त्री पुरुष, पुरुष। माई का नंबर नोट कर लो, आई माई। दूसरा नंबर पुरुष वाली लाइन में कौन सा नंबर, दूसरा। पुरुष वाली लाइन में दूसरे नंबर पे जाओगे तो माई किस में बदल जाएगा, हिज में। किस में बदल जाएगा, हिज में। अच्छा, फिर सिस्टर का सिस्टर हो गया। प्रश्नवाचक आ गया, अब ये हट जाएगा, इसकी जगह क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। कमल आस्क्ड हर इफ शी वाज गोइंग टू मार्केट विद हिज सिस्टर। तो इस तरीके से डायरेक्ट जो प्रश्नवाचक होता है उस इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमें किस में बदल देना है, अफर्मेटिव में, असर्टिव सेंटेंस में, यानी साधारण वाक्य में बदल देना है। और उसके लिए क्या करना है, सेकंड वाले को पहले नंबर पे ले आओगे, पहले वाले को सेकंड नंबर पे ले जाओगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। और एग्जांपल्स देखिए इसके, आपको एक एग्जाम्पल लिखा हुआ दिख रहा है, ये बाकी एग्जाम्पल से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। क्यों है अलग, आप देखिए, वो कह रहा है कि माई सन सेड इन व्हाट इज हैव वी लर्नड दिस गेम। ठीक है, इस तरीके का सवाल है। अब सवाल हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन हमने देख लिया, अब इसको हल करना है तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट आएगा, माई का माई आ गया, और सन क्योंकि सब्जेक्ट ही है इसलिए एक साथ चलेगा। अच्छा, अब मुझे एक बात और बता दो कि इनमें माई और सन में से सन सब्जेक्ट है या माई सब्जेक्ट है। तो क्योंकि ये पजेसिव है, संबंधवाचक सर्वनाम है और इसके साथ संज्ञा चलती है, तो ये वाला सब्जेक्ट माना जाएगा, इसे नहीं माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या दे रखा है, सैड। सैड को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। लेकिन आपको यहाँ एक बात मेरी नोट करनी पड़ेगी। क्या बात है, कौन सी बात नोट करनी पड़ेगी, कि जब आरवी में, जब आरवी में सैड के बाद, जब आरवी में सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, कोई कर्म मौजूद नहीं हो, तो सैड को बदला नहीं जाता है। सैड को बदला नहीं जाता है। क्या बात थी मेरी, जब आरवी में सैड के बाद, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, नहीं हो, तो सैड को बदला नहीं जाता है। बात समझ में आ गई। आरवी में यानी बाहर के वाक्य में सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सैड को बदला नहीं जाता है, मतलब सैड का सैड ही रहेगा। यानी यहाँ टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है तो मैं सैड को सैड ही लिखूंगा, सैड को आस्क्ड में नहीं बदलूंगा। दिमाग में बैठा लेना इस बात को। ये एक छोटी छोटी ये वाली कमियां हमसे कंपटीशन और बोर्ड लेवल में पूछी जाती हैं, गलती करने के लिए हमें ऐसी चीज़ें दी जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, नोट डाल के इस चीज़ को लिख लेना है, नोट डाल के कि आरवी में सैड के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सैड को बदला नहीं जाता है। नंबर 1 बात, ठीक है। सैड का हमने सैड लिख दिया। अब दोनों सेंटेंस किससे जोड़ देते हैं अपन, इफ से, ठीक है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है प्लस इंटरोगेटिव है। चलिए इफ से जुड़ गया। अब आप देखिए ये क्या है, शुरू में HV और इसके बाद क्या है ये सब्जेक्ट। हम पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट। पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, V। तो V तो प्रोनाउन है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है, ये कैसा है, प्लूरल नंबर। कैसा है, प्लूरल नंबर। अब प्लूरल नंबर है तो इसको कैसे बदलें, एक वचन तो हमने सीख लिया लेकिन ये V वाला तो हमने सीखा ही नहीं। चलिए अब पहले ये जान लेते हैं कि ये जो V है इसका पर्सन कौन सा है। इसका पर्सन है SON/1-2 के हिसाब से इसका पर्सन है फर्स्ट। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। आप देखिए बहुवचन प्लूरल वाली टेबल में V और अस ये फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन है। ये बाहर के किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ, सन।
ठीक है, माय तो है ही नहीं, माय सन पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन हम सन को ही मान रहे हैं, नाउन को। अच्छा, अब वी बदलेगा, लेकिन वो बदलेगा किसके हिसाब से? सन के हिसाब से। अब मेरी एक बात और नोट करना, जैसे मान लीजिए बाहर का कोई सब्जेक्ट, ठीक है, बाहर का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर हो, एक वचन, और जिसे बदल रहे हैं वो प्लूरल नंबर हो, बहुवचन, ठीक है, बाहर का सब्जेक्ट बहुवचन हो और जिसे बदल रहे हैं वो एक वचन हो, बाहर का सब्जेक्ट बहुवचन हो और जिसे बदल रहे हैं वो भी कैसा हो? बहुवचन हो, बाहर का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वो तो एक वचन हो और जिसको बदल रहे हैं वो बहुवचन हो, ठीक है। तो जो हम उत्तर लेकर आएंगे वो सब कैसे आएंगे? बहुवचन में। अगर बदलने वाले दोनों में से कोई एक भी, अगर बदलने वाले दोनों या जिसके हिसाब से बदल रहे हैं उसके हिसाब से अगर दोनों में से कोई एक भी बहुवचन का सर्वनाम है तो उत्तर में बहुवचन का सर्वनाम ही आएगा, ये नहीं कि एक वचन का आएगा। फिर एक वचन का कब आएगा? जब दोनों के दोनों कैसे हों? एक वचन, तब उत्तर में कैसा आएगा? एक वचन आएगा। बात को समझिए, अगर जिसको बदल रहे हैं वो सर्वनाम और जिसके हिसाब से बदल रहे हैं वो सर्वनाम, इन दोनों में से कोई सा एक, कोई भी एक अगर बहुवचन है तो उत्तर में जो सर्वनाम निकल कर आएगा वो प्रोनाउन कैसा होगा? प्लूरल नंबर, बहुवचन का होगा। लेकिन अगर दोनों ही एक वचन के हैं तो उत्तर भी कैसा होगा? एक वचन का। अब आप यहां देखिए, हमारा ये सर्वनाम तो है बहुवचन का, बदल रहे हैं जिसको, और जिसके हिसाब से बदल रहे हैं सन, एक ही है ना, सन्स तो नहीं है, बहुवचन तो नहीं है, तो ये सिंगुलर नंबर। लेकिन उत्तर में जो आएगा वो कौन से वचन का आएगा? बहुवचन का। यानी वी बदलेगा सन के हिसाब से। अब कैसे बदलेगा वी? अब सन तो है ही नहीं बहुवचन सारणी में, तो बहुवचन सारणी में सन तो नहीं है, लेकिन जब किसी का नाम आ जाता है, जब कोई नाउन आ जाती है, जब कोई संज्ञा आ जाती है, तो उस संज्ञा को कौन से वचन का, कौन से पर्सन का माना जाता है? थर्ड पर्सन का। जितनी भी संज्ञाएं हैं वो कौन से पर्सन में मानी जाएंगी? थर्ड पर्सन में। कौन से में मानी जाएंगी? थर्ड पर्सन में, ठीक है। यानी कि ये जो सन है ये हमारा कौन से पर्सन है? थर्ड पर्सन। यानी हम बहुवचन सारणी में कौन से पर्सन में जाएंगे? थर्ड पर्सन में। और वी का नंबर कौन सा होता है? पहला। तो थर्ड पर्सन पहले नंबर पर क्या आएगा? थर्ड पर्सन बहुवचन में क्या आएगा? दे। क्या आएगा? दे, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट तो हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है? हैव, हैज, हैव किसमें बदल जाता है? हैड में। किसमें बदल जाता है? हैड में। अब क्रम से चलिए, लर्नड का लर्नड, ठीक है, थर्ड फॉर्म हो गई। ये क्या है? दिस। दिस का क्या हो जाता है भाई? दैट। और गेम का गेम। अब क्या आ गया? ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन, इसको हटाओ, इसकी जगह क्या लगाओ? फुल स्टॉप। क्या बना? माई सन सैड इफ दे हैड लर्नड दैट गेम, ठीक है। इस तरीके से आपको हल करना है। इसके और एग्जाम्पल आप देखिए। अब जैसे इस एग्जाम्पल को आप देखिए, यू सेड आर यू मेकिंग फूड फॉर अस, ठीक है। सिंपल सा है। अभी हमने पढ़ा था कि सबसे पहले यू सब्जेक्ट का तो हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्ट, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सैड के बाद ऑब्जेक्ट है, नहीं है तो सैड का क्या लिख दिया जाएगा? सैड। कोई परेशानी नहीं है ना, सैड को बदलना नहीं है। अगर यहाँ आस्कर दे देता तो हम आस्कर ही लिखते, ठीक है। अब क्या करना है? यू को यू में बदला, सैड को सैड रख दिया क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। अब दोनों सेंटेंस किससे जुड़ेंगे? तो दोनों सेंटेंस जुड़ते हैं इफ से। किससे जुड़ेंगे? इफ से। कारण बताइए इफ से क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि भाई एक तो क्वेश्चन प्रश्नवाचक है, यानी कि जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है वो प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव है। अच्छा, दूसरा ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए किससे जुड़ेगा? इफ से, ठीक है। अब ये हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। हमें पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ? यू। यू का पर्सन सेकंड, तो चलिए सेकंड पर्सन का मतलब हो गया 1 2 3। सेकंड पर्सन का मतलब हो गया बाहर के, किससे बदलेगा ये? ऑब्जेक्ट से। किससे बदलेगा? ऑब्जेक्ट से। अब ऑब्जेक्ट से बदलेगा, यू है, लेकिन सवाल ये कि इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बाहर वाले में तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। फिर कैसे बदलें इसको? किस तरीके से बदलें? तो बदलने के लिए आपको एक नोट लिखना है। क्या लिखना है? नोट। किस तरीके से बदलें? जब हमारे पास अंदर सेकंड पर्सन दिया हुआ हो
लेकिन बाहर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं हो तो किस तरीके से उसको बदला जाता है, किस तरीके से अंदर के सेकंड पर्सन प्रोनाउन को बदला जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा, ये हम नोट में देखेंगे। क्या लिखेंगे? जब RS में सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो परंतु RV में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं हो तो ऑब्जेक्ट नहीं हो तो अपनी तरफ से कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिखकर उसे कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, जब RS में सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो परंतु RV में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं हो तो अपनी तरफ से कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिखकर उसे कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन इसको में सेकंड पर्सन है, तो हम यहाँ सेड के बाद जोड़ने वाले शब्द से पहले कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ मी, और मैं इसको किस में बंद कर दूंगा? ब्रैकेट में। किस में बंद कर दूंगा? ब्रैकेट में। जब आप इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हो तब कह दिया जाता है, तब समझ लिया जाता है कि इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ से क्या किया गया है? माना गया है, अपनी तरफ से लिखा गया है, माना हुआ है ये, जिसको हम कहते हैं सपोज, इमेजिन। ठीक है, तो ये माना हुआ है क्योंकि ये कोष्ठक में बंद है। अब जुड़ेगा किससे? इफ से। यू को हम पहले लाएंगे, यू का पर्सन सेकंड, बाहर के ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या माना है? मी का पर्सन फर्स्ट। ठीक है, यानी यू कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे। क्यों? क्योंकि ये वर्ब से पहले है, मेन वर्ब से पहले है। मी वाली लाइन में पहले नंबर पे क्या आ रहा है? आई। क्या आ रहा है? आई। अब इजेमार दिया हुआ है, इजेमार किस में बदल जाता है? क्योंकि ये तो हमने ले लिया सेकंड वाला, अब पहले वाले को सेकंड पे लेंगे। इजेमार दिया हुआ है तो इजेमार किस में बदलता है? वॉज वर्ब में। आई के साथ क्या आ जाएगा? वॉज। अब क्या आएगा? मेकिंग। फूड का फूड, फॉर का फॉर। अब क्या आ गया? अब क्या आ गया? अस। अस आ गया, अस का पर्सन फर्स्ट। ये प्लूरल है, बहुवचन है। वी अवर अस फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट, बाहर का सब्जेक्ट कौन है? यू। बदलना किसको है? अस को। वो बहुवचन, ये भी बहुवचन में माना जाता है, तो आंसर किस में आएगा? बहुवचन में, प्लूरल में। क्यों? क्योंकि चाहे दोनों में से एक बहुवचन हो, चाहे दोनों बहुवचन हो, आंसर किस में आता है? बहुवचन में। अस को बदल रहे हैं, अस का नंबर नोट कर लीजिए। वी आवर अस कौन से पे आ रहा है? तीसरे पे। तीसरे पे आ रहा है। चलिए, तो यू वाली लाइन में जो बहुवचन सारणी में है, जो प्लूरल वाली प्रोनाउन सारणी में है, उस प्रोनाउन टेबल में हम देखेंगे कि यू में तीसरे नंबर पर यू, योवर, यू, तो तीसरे नंबर पर भी क्या आएगा? यू आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। यू सैड इफ आई वॉज मेकिंग फूड फॉर यू। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्नवाचक सेंटेंस हल करने हैं। अब हम बात करेंगे WH वर्ड्स के बारे में। जो प्रश्न किससे शुरू होते हैं? WH वर्ड से होते हैं, जिनकी शुरुआत WH वर्ड से की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं WH वर्ड वाले सेंटेंसेस के बारे में, जो किससे स्टार्ट होते हैं? WH वर्ड से। वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू थे, ये WH वर्ड वाले हैं। दोनों इंटेरोगेटिव, दोनों ही प्रश्नवाचक हैं। अब इसमें क्या करना है? इसका रूल हम कैसे तैयार करेंगे कि भाई बिल्कुल वैसा कि वैसा है, कोई अंतर नहीं दोनों में। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, HV है तो HV, ठीक है, और से आपका बदल जाएगा किसमें? आस्क में। आपका सेज बदल जाएगा किसमें?
आस्क्स में, और सैड बदल जाएगा आपका आस्क्ड में। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें जो दोनों सेंटेंस हैं वो किससे जुड़ेंगे? WH वर्ड से। किससे जुड़ेंगे? WH वर्ड से। प्लस वही आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। सेम, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ एक चीज का कि इसमें जोड़ने वाला जो कनेक्टिव वर्ड है वो कनेक्टिव वर्ड चेंज हो जाता है, कनेक्टिव वर्ड बदल जाता है। कौन सा कनेक्टिव वर्ड लिखा जाता है देख लीजिए, तो इसमें हम डाल लेंगे नॉट। ठीक है, कौन सा कनेक्टिव वर्ड लगा दिया गया वाक्य जिस WH वर्ड या WH फैमिली से शुरू होता है, इनडायरेक्ट बनाते समय उसे उसी WH वर्ड से जोड़ा जाता है। ठीक है, दिया गया वाक्य जिस WH वर्ड से शुरू होता है, इनडायरेक्ट बनाते समय उसे उसी WH वर्ड से जोड़ा जाता है। यानी कि आपका कनेक्टिव वर्ड जो है वो क्या होगा? आपका WH वर्ड। जब आप WH वर्ड को जोड़ने वाले वाक्य, जोड़ने वाले शब्द के रूप में यूज कर लोगे तो फिर आपके पास बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस बचेगा जैसा किसका होता है? हेल्पिंग वर्ब का। तो फिर वही नियम, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में, साधारण में बदल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक समस्या और आती है। एक समस्या कैसी आती है वो आप और नोट कर लीजिए इसमें। यदि प्रश्न में WH वर्ड के बाद कोई भी शब्द दिया गया हो तथा उनके बाद HV हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय वे सभी शब्द WH वर्ड के तुरंत बाद ही लगते हैं। यदि प्रश्न में WH वर्ड के बाद कोई भी शब्द दिया गया हो, ठीक है, तथा उनके बाद HV दी गई हो, क्या हो? HV हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय वे सभी शब्द WH वर्ड के बाद ही लगते हैं, यानी जोड़ने वाले शब्द के रूप में ही उनका प्रयोग किया जाएगा। अभी 2017 में एक एग्जाम्पल आया था ऐसा ही, जैसे सी सैड टू मी, हाउ मैनी students are there in the class। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न बिल्कुल यही था। ठीक है, और जहां तक मुझे याद है इसी तरीके का एग्जाम्पल पूछा गया था। आप देखिए इसको। ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को तो आपने सब्जेक्ट लिख दिया, इसको लिखने के बाद यहाँ पे सैड दिया हुआ है, सैड किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में। किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में।
टू हट ही जाएगा, क्या बच जाएगा, मी। अब बात आती है इसको जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे WH वर्ड क्या दिया हुआ है, हाउ। हमारा सेकंड वाला, पहला वाला नोट कहता है कि जिस WH वर्ड से शुरू है उसी से जुड़ेगा, तो मैं इसको हाउ से ही जोड़ूंगा। अंतर क्या आएगा कि यहाँ पे ये कैपिटल है, यहाँ पे ये स्मॉल हो जाएगा H, बस इतना सा अंतर है। अच्छा, जुड़ गया ये तो। अब दूसरा वाला नोट पे ध्यान दीजिए आप, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि प्रश्न में WH वर्ड के बाद कोई शब्द दिया गया है, क्या दिया हुआ है, मैनी और स्टूडेंट्स, ठीक है, तथा उसके बाद HV है, कहाँ है HV, ये रही, ठीक है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय वे सभी शब्द WH वर्ड के तुरंत बाद ही लगते हैं, तो ये दोनों शब्द इसके साथ ही चलेंगे यहां से लेकर यहां तक। तो हाउ तो लगा दिया हमने, अब क्या लगाएंगे, मैनी, और फिर क्या लगाएंगे, स्टूडेंट्स। हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद जो होगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। हालांकि वो सब्जेक्ट नहीं है लेकिन काम सब्जेक्ट का करेगा, ठीक है, तो उसको इधर ले आएंगे देयर, और इजेमार किसमें बदल जाएगा, वॉज वर्ब में, तो ये आर है, तो इसलिए मैं यहां क्या लगाऊंगा, वर्ब। क्या लगाऊंगा, वर्ब। अब इन द क्लास, इन द क्लास, प्रश्नवाचक हट, फुल स्टॉप। सी आस्क्ड मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर वर इन द क्लास, और ये क्या था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो अगर कोई WH वर्ड के बाद कोई शब्द है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से पहले और WH वर्ड के बीच में अगर कोई शब्द है तो वो WH वर्ड के साथ ही चलेगा हेल्पिंग वर्ब तक। अगर ये हेल्पिंग वर्ब वहां होती, इस जगह होती या इस जगह होती, तो ये पूरा WH वर्ड के साथ लिखा जाता, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके आप और एग्जाम्पल देखिए, एक दो जो भी हम देखते हैं, ये दो एग्जाम्पल मैंने यहां लिखे हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि ही सैड टू मी विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है, कौन सा फल आपको सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है। ही सैड, तो मैं यहाँ ही का तो लिखूंगा ही, सैड को किसमें बदल दूंगा, आस्कर में, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है, इंटेरोगेटिव है, टू हट के क्या बच जाएगा, मी। अब बात आती है दोनों को जोड़ने की, तो ये WH वर्ड से स्टार्ट है तो इसी से जुड़ेगा, सिर्फ W को मैं छोटा बना दूंगा स्मॉल लेटर में, ठीक है, जुड़ गया। अब वो कह रहा है, उसने अभी कहा था कि अगर WH वर्ड के बाद कोई शब्द है जो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और उसके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो उसके साथ ही चलेगा, तो फ्रूट जो है वो विच के साथ ही चलेगा, फ्रूट का फ्रूट हो गया। अब ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये आपका हो गया सब्जेक्ट। हम पहले किसको लेंगे, सब्जेक्ट को, इसको लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड, सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी। यू का नंबर फर्स्ट, मी वाली लाइन में फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, आई, ठीक है। ये डू है, डूडज हो तो डूडज हट जाता है, बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है, इसकी सेकंड फॉर्म लग जाएगी, डूडज हट जाएगा। लाइक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक, और क्या बचा हुआ है, मोस्ट, और लास्ट में ये हट के प्रश्नवाचक क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप, ठीक है। इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि ही आस्क्ड मी विच फ्रूट आई लाइक्ड मोस्ट, ठीक है। सेकंड वाला देखिए, राजू सेड टू हर व्हेन आर यू कमिंग बैक, ठीक है। चलिए, राजू का, राजू सेड किस में बदल गया, आस्क्ड में, टू हट के क्या बच गया, हर। दोनों वाक्य किससे जुड़ेंगे इसमें, व्हेन से जुड़ गए, व्हेन से। ये क्या है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट को ले आओ। यू बदलेगा किसके हिसाब से, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये पहले नंबर का है यू, क्योंकि कमिंग वर्ब है, वर्ब से पहले यू है तो पहले नंबर का। हर वाली लाइन में पहले नंबर पर क्या आ रहा है, सी, सी आ रहा है, देख लेना, ठीक है। इजेमार किसमें बदल जाता है, वॉज वर्ब में, मैंने क्या लगा दिया यहाँ, वॉज। कमिंग का, कमिंग, और बैक क्या है ये, हेयर, हेयर का क्या हो जाता है, देयर, ठीक है, और फुल स्टॉप। राजू आस्क्ड हर व्हेन शी वाज कमिंग देयर। तो ये हमारे WH वर्ड वाले हैं। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था, जो कभी कभार पूछ लिया जाता है लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके बाद ये सिंपल हैं जिनमें केवल आपको WH वर्ड मिलेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड मिलेगी। लेकिन कई सब वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब न होकर उनके साथ नाउन, एडवर्ब या क्या नाम से आपका एडजेक्टिव वगैरह दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से बनेंगे वो, ठीक है। ये आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुए।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में।